Hello, namaste to my all lovely 12th class friends. I wish all of you are studying very hard for your 12th class board exams as it is really an important exam for all of you and it will be turning point for all of you, right? So I wish कि आप लोग सब पढ़ रहे होगे, enjoyment भी कर रहे होगे क्योंकि ये 12th class है हमारे स्कूल का last year. So I wish that you all are doing the both things. So let's study now. So let's begin a new chapter, that is chapter number 2 of प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडीज़ का, जहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं. सो ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो लोग हैं जिनके हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं मैनेजमेंट के. उनके हिसाब से मैनेजमेंट को किस तरीके से किस प्रिंसिपल्स के साथ चलना चाहिए, तो हम वो सब कुछ इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है, आप लोगों को फ्यूचर में हमेशा काम आने वाला है. इनफैक्ट आप लोग ना ये जल्दी आप समझोगे बिकॉज नॉर्मली आजकल कंपनीज़ में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो अप किया ही जाता है. हर नॉर्मली ये सारे प्रिंसिपल्स आपको नॉर्मली सारे के सारे फॉर्म्स में मिलेंगे ही मिलेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यानी कंसेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं. So, principle of management are the board and the general guidelines for decision making and behavior of managers. यानी managers का behavior और managers के लिए एक तरह की general guidelines होती हैं जो कि क्या होती है, उनको help करती है कोई भी decision लेने में. कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको किस तरीके से ट्रीट अप करे, किस तरीके से उसको काम करे, उसके साथ किस तरीके से उसको डील अप करे, इन सब को डिसीजन को लेने के लिए एक थोड़ी सी जनरल सी गाइडलाइंस होती हैं जिस ताकि हम वो उन प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व अप कर सके. एक तरीके से जैसे हम लोग भगवत गीता या फिर अपनी अलग अलग रिलीजन की अलग अलग अपनी जो भी होली बुक्स होती हैं, उन सारी होली बुक्स में कहा जाता है ना कि अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो दे आर इन एज लाइक उन होली बुक्स में जिस तरीके से जनरल गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी सकते हो, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, आपको बताता है किस तरीके से एक तरह की जनरल गाइडलाइंस देता है किस तरीके से आप डिसीज़न ले सकते हो कंपनी में, किस तरीके से मैनेजर्स को डिसीज़न लेने चाहिए, अब किसके फेवर में लेने चाहिए, कंपनी के फेवर में ज़्यादा लेने चाहिए या वर्कर्स के फेवर में, वर्कर्स को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए. एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन देयर. हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते कि हर एक सॉल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगा, लेकिन या दे आर जस्ट अ गाइडलाइंस जो कि हमें एक थोड़ी सी डायरेक्शन देती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए. So let's go forward towards the feature of principle of management or the characteristics of principle of management. So first characteristics यही है इसकी, या first feature यही है इसका, that it is a general guidelines. कैसे? The principle of management bear guidelines to action but do not provide ready-made straight-jacket solutions to all the managerial problems. यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरह की छोटी सी गाइडलाइंस होती हैं आपके एक्शन की तरफ, यानी आप जो भी काम करने वाले हो उसके लिए एक थोड़ा सा गाइडलाइन दिया जाता है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड अ रेडीमेड सॉल्यूशन टू यू और अ स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू यू फॉर द एनी मैनेजर प्रॉब्लम. यानी आपकी कोई मैनेजर प्रॉब्लम है उसमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन आपको नहीं देता है, एक तरह की छोटी सी गाइडलाइन होती है जो कि आपकी किसी प्रॉब्लम को, किसी भी डिसीजन मेकिंग को ईजी कर देती है. आप कोई भी डिसीजन अगर उसके हिसाब से लेते हो तो मे बी वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो सही ही होगा. ओके, सो सेकेंड वन इज यूनिवर्सल applicability. यानी कि universally of management principles means that the principle of management are applicable to all types of organization, business as well as the non-business, small as well as the large, public sector or as well as the private sector, manufacturing as well as the service sector. यानी कोई भी सेक्टर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी बिजनेस हो, उसका कोई भी साइज़ हो, कोई मतलब कि और बड़ा मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, पब्लिक या फिर प्राइवेट हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर्स, ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल होता है. Fine. Now, third feature or is flexibility. कैसे flexibility होती है? The principle of management are not rigid.
prescriptions which have to be followed absolutely. They are flexible and can be modified by the managers when the situation so demands. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होती हैं वो एक तरह बिल्कुल रिजिड नहीं होती हैं कि नहीं आपको ये ही करना है. अगर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने कहा कि आपको इतनी सैलरी देनी है, कि किसी बंदे की इतनी सैलरी होनी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो ही सैलरी देनी है. इट्स नॉट लाइक दैट. दे आर नॉट द रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस कि हमको ये ही एब्सोल्युटली फॉलो करना पड़ेगा. दे आर जस्ट द फ्लेक्सिबल, जो कि हम लोग मैनेजर्स जो होते हैं वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जिस टाइप की सिचुएशन है उस टाइप से वो लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कोई कंपनी में हो और एक कंपनी में आपको ये बोला जाता है कि आप एक बंदा है जो कि बहुत काम करता है, तो उसको दूसरे जो वर्कर्स हैं उनसे थोड़ा सा 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है. उसके वेजेस 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है. तो और जो दूसरा बंदा है वो भी काम कर रहा है लेकिन उसके 1000 रुपीज़ उसके कम है और उसके 1000 रुपीज़ ज़्यादा हैं. तो एक तरह से प्रिंसिपल ये बोलता है कि देयर शुड बी इक्विटी इन द पीपल्स, इन द एवरी पर्सन ओवर देयर. पर यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, एक बंदा कम काम कर रहा है. एक तरीके से ये मोटिवेट करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि एक बंदा जब वो ज़्यादा काम कर रहा है इस वजह से उसको जो मैनेजर्स है वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो दूसरा बंदा वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है इस वजह से उसको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रही है. सो इस वजह से वो मोटिवेट होएगा ताकि वो भी एक्स्ट्रा काम कर सके. सो देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी. सिचुएशन जो थी उसके हिसाब से मैनेजर ने प्रिंसिपल को अपनाया. यहाँ पे इक्विटी वाला प्रिंसिपल को उसने अवॉइड कर दिया, उसने दूसरा प्रिंसिपल यूज़ किया जिस हिसाब से सिचुएशन थी. तो यहाँ पे कोई एक रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होती कि आपको ये ही फॉलो करना पड़ेगा एब्सोल्युटली. यू कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. उसके बाद फोर्थ वन है हमारा कॉन्टीजेंट. What does the contingent refers to? The application of the principles of management is contingent or dependable upon the prevailing situation at the particular point of time. The application of principle has to be changed as per the requirements. यानी वही सेम बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर एक टाइम पे एप्लीकेबल हो, यानी हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम नहीं लगा सकते हैं. कई बार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गलत हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग. क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊं, मैनेजमेंट जो होती है ना वो लोगों के साथ, लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, राइट. जो मैनेजर्स होते हैं उनको किसके साथ डीलिंग्स करनी पड़ती है, कोई मशीनरी थोड़ी है कि सबका मूड एक जैसा होगा, पूरी दुनिया में वो एक जैसे होंगे. या फिर अगर हम साइंस की बात करें, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज एन साइंस, तो साइंस भी नहीं है ना कि वो पूरी दुनिया में हर जगह हम लोग अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो H2O ही बनेगा, ऐसा नहीं है ना. हर एक इंसान का अलग बिहेवियर होता है, अपनी ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट वांट्स होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं, राइट. हर एक बंदा अलग होता है. आप दो बंदों को एक ही जगह में एक ही घर के होते हैं, उनके भी डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के वो लोग होते हैं, उनके काम करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है. तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, डिड यू नो द होल वर्ल्ड हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन विद हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़. और डिफरेंट टाइम के हिसाब से आपको मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं. तो इट इज़ कॉन्टीजेंट, यानी कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से या पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं. आप हर एक जगह पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं अप्लाई हो सकता कि आप सेम योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू समटाइम चेंज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट गेट्स फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, यानी कि एम्प्लॉय जो हैं उनको हम लोग फेयर और रेम्यूनरेशन जस्ट जो रेम्यूनरेशन है वो दे रहे हैं, यानी अगर 10,000 की उन्हें रेम्यूनरेशन है वो दे रहे हैं. लेकिन what is just and fair is determined by the multiple factors such as the contribution of the employee, paying capacity of the employer and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर मैं हर एक पीस के तेरे को 10 रुपये दे रही हूँ, तो जितने पीस बनाएगा उसके 10 रुपये हैं, उस 10 रुपये के हिसाब से वैसे ही कहा जाता है कि वर्कर की ऑलमोस्ट जो सैलरी होनी चाहिए वो 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए. लेकिन 10,000 का मैंने बोला कि तू 10 रुपये के हिसाब से पर पीस बनाएगा, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से उसको कितने पीसेस बनाने पड़ेंगे,
उसको एटलीस्ट 10,000 के हिसाब से उसको 1,000 पीसेस पर मंथ बनाने पड़ेंगे ना. सो अगर वो 1,000 पीसेस नहीं बनाता है तो उसको मैं सैलरी क्या ज़्यादा दूंगी, उसको मैं 8,000 रुपीज़ सैलरी दूंगी. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेरी सैलरी फेयर नहीं होएगी. क्यों नहीं होएगी? क्योंकि उस टाइम पे मैं मतलब कि उस मतलब कि एक तरह से जो लॉ के हिसाब से तो फेयर रेम्युनरेशन क्या है, एटलीस्ट यू हैव टू पे द 10,000 रुपीज़ टू अकॉर्डिंग टू द प्रिंस मतलब जो हमारा लॉ है उसके हिसाब से. तो एक तरह से वो फेयर रेम्युनरेशन नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि सबको 10,000 मिल रही है, उसको अगर 8,000 मिल रही है तो ये गलत है. लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो उस बंदे ने कम काम किया इस वजह से उसको कम सैलरी मिली है ना. अगर वो ज़्यादा काम करता और एम्प्लॉयज़ के हिसाब से तो उसको भी 10,000 रुपीज़ मिलती, क्योंकि टारगेट 10 अगर 10,000 चाहिए तो टारगेट क्या था, यू हैव टू कंप्लीट 1,000 पीसेस इन द मंथ so that you can get the 10,000 rupees as a salary. But if you are not doing the work, you know, वो जो आपका वर्क है उस आप उस हिसाब से नहीं करते हो तो ये गलत है. हाँ, अगर मैं आपको 10 रुपीज़ की जगह 10 रुपीज़ बोल के 8 रुपीज़ ही दूँ, ये तब मेरे हिसाब से गलत होगा, तब ये जस्ट और फेयर नहीं होगा. लेकिन अगर आप कम काम करते हो, एम्प्लॉय कम काम करता है, या फिर ऐसा होता है कि कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर जो है वो बहुत कम है, यानी कैपेसिटी जो कंपनी है वो बहुत छोटी है, एम्प्लॉयर 10,000 रुपये नहीं दे सकता है, उसका खुद का खर्चा ही नहीं आता 10,000 का, वो 10,000 रुपये नहीं दे सकता है पेमेंट. तो भी ये क्या फेयर नहीं होगा, ये तो उस एम्प्लॉयर के साथ अनफेयर हो जाएगा फिर. इस वजह से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी कितनी है, एम्प्लॉय किस हिसाब से काम कर रहा है, वेज रेट किस हिसाब से है और किस कंडीशंस के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जो रेम्यूनरेशन है या जो भी प्रिंसिपल है वो किस अप्लाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है. फाइन. नाउ हमने फीचर्स पढ़ लिए. नेक्स्ट इज आर इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोगों को ऑप्टिममली यानी अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो कम से कम कॉस्ट में. दिस इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Fine. Second one is provide managers with useful insights into reality. Yani adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managers' situations and circumstances. It will also enable managers to learn from the past mistakes and conserve टाइम फॉर सॉल्विंग द रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली. यानी मैनेजर्स को ये क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह की इंसाइट्स प्रोवाइड करता है रियलिटी से रिलेटेड, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो अपनी नॉलेज को इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसमें ऐड कर सकते हैं. इनफैक्ट जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, मैनी टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने पास्ट मिस्टेक्स से इस बारी कुछ ना कुछ डिफरेंट लर्न करते हैं और इस सिचुएशन को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं. जो भी प्रॉब्लम वापस से रिकरिंग हुई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. नाउ थर्ड वन इज़ साइंटिफिक या फिर थॉटफुल डिसीजन, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स help managers in taking scientific thoughtful decisions because the decision takes on the basis of principles are free from bias and prejudice. They are based on the objective assessment of the situation. यानी साइंटिफिक या थॉटफुल डिसीजन का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो साइंटिफिकली या फिर थॉटफुल डिसीजंस के साथ बनाए जाते हैं. यानी कि कोई भी चीज़ जो होगी, कोई भी काम जो लिया जाएगा वो ये सोच के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे नहीं लिया जाएगा कि अगर कोई बंदा कोई मतलब बहुत एक्सपीरियंस मैनेजर है वो ये बोलता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये मार्केट में चलेगा, पक्का चलेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. लेकिन साइंस के हिसाब से अगर हम लोग कहें साइंटिफिकली हम थॉट सोचें तो क्या शायद वो नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से डिमांड नहीं है. जो भी हमारा मार्केट है उसमें डिमांड नहीं है. लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस वाला मैनेजर ना वो कह रहा है नहीं भाई ऐसा चलेगा, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ये तो चलेगा, प्रोडक्ट पक्का चलेगा. डिमांड हो ना हो, डिमांड अपने आप बनेगी. जब तक आप प्रोडक्ट को लेके नहीं आओगे मार्केट में तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे. लेकिन जो हमारा साइंटिफिक थॉट है वो क्या बोल रहा है, अगर डिमांड है ही नहीं, आप एक्स्ट्रा में कोई भी प्रोडक्ट को लेके आते हो तो कोई लेगा ही नहीं ना, डिमांड ही नहीं है. ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको पहले डिमांड बनानी पड़ती है कि आप पहले ही प्रोडक्ट ला के रख दोगे तो डिमांड अपने आप वैसे ही कम हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट के रेट कम करने पड़ेंगे या तो फिर.
हमें कोई भी चीज़ साइंटिफिकली या फिर थॉटफुल डिसीजंस के साथ ये लेके जाता है। एंड द डिसीजन टेकन बाय द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम द बेस ऑफ प्री जस्टिस, यानी हम पहले ये सोच के नहीं चलते कि भाई ऐसा तो होता था तो अभी भी ऐसा ही होगा। टाइम चेंज होता है, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाती है, ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं, इनफैक्ट उनके टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो प्री जज करके नहीं चलते कि नहीं ये वाला चीज़ ऐसा हो सकता है, ये वाला चीज़ वैसे हो सकता है। वो साइंटिफिकली सोच के चलते हैं, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि अभी जो भी मार्केट में इस हिसाब से डिमांड है, इस टाइप से हमें चलना चाहिए। फाइन, एंड दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, share and subscribe my channel. Thanks once again all of you. Let's begin on the next class. Bye.